जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति शीर्षक का महात्मा गांधी जी का क्या अभिप्राय है इस शीर्षक से। आखिर वे इस शीर्षक के माध्यम से महात्मा गांधी जी हम लोग को लिए क्या पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पूर्व हम लोग ये भी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम आपके लिए कोई नई नाम नहीं है, क्योंकि आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये भी आप लोग जान रहे हैं, और जो कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका एक अहम योगदान रहा है। समझ है ना, इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है और इनकी जीवन शैली बहुत ही युवाओं के लिए और भारत के इतिहास के लिए, समझ है ना, सादा ही मतलब प्रेरणा का पाठ रहा है। और आज भी हम लोग जब भी गांधी जयंती के उपलक्ष्य हुए गांधी जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हैं, तो एक साधारण सा मनुष्य, आम जनमानस के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत, तमन्नाएं, समझ है ना, अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराना। आज तो हम लोग आज़ाद हैं, फिर भी हम लोग अपनी आज़ादी के लिए, अपनी अधिकार के लिए, समझ है ना, नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन उस समय की कल्पना कीजिए जब देश हमारा गुलाम था, जब हम लोग गरीबी की रेखा से जूझ रहे थे, जब हमारे पास शिक्षा का अभाव था, जब हमारे पास तकनीकी अभाव था, जब हमारे पास एकजुट करने की तमाम प्रक्रियाएं विधिवत नहीं थी। उस समय भी महात्मा गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, B.R. अम्बेडकर साहब हो, एवं तमाम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी का योगदान बहुत ही मतलब अविस्मरणीय है। उनका योगदान भूला नहीं जा सकता है। ये तो थी सामान्य जानकारी, मैंने सोचा कि जब भी जिक्र करता हूँ तो थोड़ा सा ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में आप पढ़िएगा तो पढ़ने को ही आपको मन करेगा। तो चलिए, महात्मा गांधी, देखिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई, समझ ना। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े, समझ है ना। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने स्वराज की मांग की, समझ है ना। ये टेस्टर है, समझ है ना, इसको स्क्रू ढीला हो गया था, मैं रख लिया था। समझ, स्वदेशी का अछूतो उद्धार का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्यापक ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई, समझ ना। गांधी जी को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा कहा। उन्हें बापू राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं भी संपादित की, समझ ना। और उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था, समझ ना। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझ ना। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के
अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निजी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। समझे ना? आइए, शिक्षा और संस्कृति। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है। समझे ना? शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में और बाद में फिनिक्स आश्रम में बच्चे को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। समझे ना? संस्कार, मेरी तालीम संस्कार। समझे ना? मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। समझे ना? दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांकिक वस्तु ही साबित होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है। इसलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रही। समझे ना? ये सब बातें अविभाज्य हैं, इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। समझे ना? ये भी अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता। समझे ना? शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं। पढ़ लिखने से शिक्षा का अंत नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं? ये भी इस पर प्रकाश डाले हैं। वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूंगा कि इसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उससे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। समझे ना? मेरे मतानुसार समझे ना? अपने के अनुसार कर रहे हैं।
मत के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी, अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह का मूल सिद्धांत शामिल हो। समझ ना, ये भी बात करें शिक्षा में तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपने काम करने का, माता पिता को की मदद करना कामों में, समझ ना, सिद्धांत शामिल होने का भी जिक्र कर रहे हैं। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं, समझ ना। इसलिए मैं कायावाद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलाऊंगा, समझ ना। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विश्वासात्मक संबंधों की कुछ बड़ी से बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन बढ़ने वाले हाथ रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद ना हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो, और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यय के बिना भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी एवं वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जन साधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। समझे ना, शिक्षा पर ये जोर दे रहे हैं कि ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, समझे ना, अपने मत को रख रहे हैं। ये साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किताबी ज्ञान, तो उस बड़े उद्देश्य का एकमात्र साधन मात्र है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, अपने आप खुद ही। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और उसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियां जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाती है। गुजराती लड़कों और लड़कियों का टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं।
वे तो उन्हें वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेजों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के एक सप्ताह के भीतर सीधी साधी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? समझ है ना? ये देख रहे हैं ना कि मिल्टन का भी जिक्र किया गया, शेक्सपियर का, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी यहाँ पर किया गया, जिक्र किया गया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता। मान लीजिए शेक्सपियर और मिल्टन ने जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है? हो सकता है उसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ हिंदी में। समझ ना? यह अच्छी मित्य व्याप्तता होगी कि यदि हम विद्यार्थियों को एक अलग वर्ग ऐसा रख दे जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उनके अनुवाद देसी भाषाओं में करके देता रहे। देसी भाषा मतलब क्षेत्रीय मातृभाषा। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कुपमंडूक बन जाएं, अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर ले, मगर मेरा नम्रतापूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल ना किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है, जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयंकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। समझ ना? सामाजिक आत्महत्या होगा। वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों का तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। समझ ना? शिक्षा पर ये जोर दे रहे हैं तो सबको लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं। बात समझिए ना भैया, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे तो हम दो अध्याय को मतलब हटा दिया हूँ कि भाई पर नहीं, कोई मतलब उसमें विशेष हमको नहीं लिखा, समझ, इसलिए मैं हटा दिया। देखिए, मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वालों हम लोग उस मिलावट की ही उपज है। समझे ना? मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए। मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें और फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दे जैसे बोस, राय या स्वयं कविवर दे रहे हैं। हमारे ना, लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक
भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए। ये कह रहे हैं कि देखिए, भाषा, आप अन्य भाषाओं को भी जानकारी प्राप्त कीजिए, उसे भी सीखे, लेकिन यह नहीं कि अपनी मातृभाषा को भूल जाए। समझे ना, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देसी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। समझे ना, वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों का हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। बात समझे ना, शिक्षा पर ही जोर दिया जा रहा है कि ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, ऐसे ना ऐसे होना चाहिए। समझ रहे ना, मूल आपका कैसे होना चाहिए, मतलब किस तरह का बात वार्तालाप बता रहा हूँ। जैसे कि शिक्षा जरूरी है, संस्कार, तंदुरुस्ती, उस तरह पर जोर दे रहे हैं। बाहरी भाषा का भी आप अध्ययन कीजिए, लेकिन मातृभाषा को भूल ना जाए। समझ ना, प्रतिरोध, विरोध, संघर्ष, उदात, उन्नत, उद्धारवाद का पर्वती आधा भाग, अस्तुल, मोटा, जागृति, जागरण, एकांगी, एक पक्षीय, सर्वांगीण, संपूर्ण, एकाग्र, अविभाज्य, अविभक्त, जिसे अलग ना बांटा जा सके, दस्तकारी, हस्त कौशल, हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी, यांत्रिक मशीनरी, यंत्र पर आधारित, कायावाद, ड्रिल, भागदौड़, अद्भुत, आगे आगे चलने वाला, दूरगामी, दूर तक चलने वाला, गुजर, निर्वाह, पालन, रक्त रंजित, खून से सना हुआ, दक्षता, कौशल, आत्मोत्सर्ग, खुद को न्यौछावर करना, आत्मत्याग, कुंभ मंडूक, कुएं का मेढक, संकीर्ण, हजम, पचना, हरगिज, किसी भी हाल में, अमल, व्यवहार, हृदय में अंकित। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और हम लोग का गद्य खंड यहाँ पर समाप्त हुआ और हम लोग आगे से जब भी क्लास होगा, संभवतः अब हम लोग का क्लास होना चाहिए छठ पूजा बाद। समझ है ना, उसके बाद से हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे। समझ है ना, और जानेंगे, समझेंगे। फिर भी इससे संबंधित आपको गद्य खंड में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुआ हो उसके संदर्भ में आप लोग निसंदेह मुझे सूचित करेंगे, ताकि यथासंभव उन्हें पुनः संशोधन करके आप तक प्रकाशित किया जा सके। समझ है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।